हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 दिसंबर को दो आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। द हिंदू के आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द लीगल गैप्स इन इंडियाज अनरेगुलेटेड एआई सर्वेलेंस। प्री के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आए हुए हैं, वो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस का एक क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे कि एआई सर्वेलेंस के कारण इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स। यार इस पे आपको मेंस में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो सारा जजमेंट भी इसमें दिया है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करेंगे। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। और कुछ ऐसे परसेप्ट्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में भी, तो उसे आप नोट डाउन करेंगे, वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सिंपली आप सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द लीगल गैप्स इन इंडियाज अनरेगुलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक टर्म पढ़ेंगे ड्रैगनेट सर्वेलेंस, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको पूछा जा सकता है, ड्रैगनेट सर्वेलेंट रिसेंटली इन द न्यूज़, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मेंस का एक क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। मेंस में आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस पोस्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस इन इंडिया। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई एनालाइज करो कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस करने वाला है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, और आपसे कुछ मेजर्स भी पूछे जा सकते हैं। सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस दैट अलाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मेनली हम बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के जो कि इंडिया को फेस करना पड़ेगा और क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है। इन 2019 द इंडियन गवर्नमेंट मेड हेडलाइंस बाय अनाउंसिंग इट्स इंटेंशन टू क्रिएट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर पुलिसिंग। Over the next 5 years, this ambition has materialized with artificial intelligence powered surveillance system being deployed across railway station and Delhi police preparing to use AI for crime patrol. So 2019 में भारत की जो सरकार है उन्होंने अनाउंस किया था कि उनका इंटेंशन है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने का। मेनली इसका पर्पस था पुलिसिंग के लिए, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया जा रहा था। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, बढ़ते जा रही है, तो अब जो एम्बिशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्वेलेंस होने वाला है और रेलवे स्टेशंस में ये डिप्लॉय किया जाएगा। अगर आपको एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में ऑलरेडी डिजी यात्रा ऐप के थ्रू डेटा लिया जा रहा है, जिसमें आपकी फ़ोटो, आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, और इसके थ्रू एक तरीके से ज़रूर प्रोसेस को आसान बनाया जा रहा है, लेकिन ये सारा का सारा डेटा जो है सरकार के पास पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं ये फेशियल रिकॉग्निशन ही है। इसके अलावा अब रेलवे स्टेशंस में भी ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। दिल्ली पुलिस भी इसका इस्तेमाल कर रही है, और जो लेटेस्ट प्लान है उसमें लॉन्चिंग 50 AI पावर्ड सैटेलाइट्स फर्दर इंटेंसिफाइंग इंडिया सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 50 AI पावर्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान है, जिसके थ्रू इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू सर्वेलेंस वो तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलप होते जा रहा है। सो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर सरकार के जो इंटेंशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। डीजी यात्रा की बात करें तो बहुत ही सीमलेस प्रोसेस कर दी गई है, बहुत आसानी से आपका एयरपोर्ट में चेकिंग हो जाती है, आपको बिल्कुल भी टाइम आपका बर्बाद नहीं होता। तो एक तरीके से गवर्नेंस इंप्रूव हो ही रहा है, इसके साथ साथ क्राइम भी कम होंगे। तो ओवरऑल इंटेंशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो राइटर है उनका कहना है कि भाई इससे ना कुछ कंसर्न्स रेज होते हैं जो कि सब्सटेंशियल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स हैं।
हैं। द यूज ऑफ AI फॉर सर्वेलेंस हैज़ ग्लोबल पैरेलल्स ऑफन रिजल्टिंग इन ड्रैगनेट सर्वेलेंस, अ टर्म दैट रिफर्स टू इनडिस्क्रिमिनेट डेटा कलेक्शन बियॉन्ड जस्ट सस्पेक्ट्स और क्रिमिनल। सो जो राइटर है उनका कहना ये है कि जनरली है ना, शुरुआत ऐसे ही होती है AI सर्वेलेंस की कि हम सिर्फ हमारा फोकस सिर्फ जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर रहेगा, लेकिन जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत सारे लोगों का करना पड़ेगा ना। हमें ये तो नहीं पता कि कौन क्राइम कर सकता है, जो सस्पेक्ट होंगे जितने भी आते जाएंगे वो सारे का फेशियल रिकॉग्निशन और डेटा कलेक्शन होगा। सो प्रिवेंट करने के लिए हमें ओवरऑल डेटा लेना पड़ेगा और इसी को हम ड्रैगनेट सर्वेलेंस कहते हैं, जिसमें इनडिस्क्रिमिनेट डेटा कलेक्शन किया जाता है बियॉन्ड जस्ट सस्पेक्ट और क्रिमिनल्स। As observed with Section 702 of Foreign Intelligence Surveillance Act in the United States, even well-intended surveillance laws can result in overreach, infringing on citizens' right. So, राइटर का ये कहना है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लो, वहाँ पर भी AI पावर्ड सर्वेलेंस हो रहा है, उसके लिए उन्होंने वेल इंटेंडेड लॉ भी बनाया है जिसका नाम फीसा एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके राइट का वायलेशन हो रहा है, इन्फ्रिंजिंग हो रहे हैं उनके राइट्स, स्पेशली जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है। दिस आर्टिकल एक्सप्लोर द लीगल फ्रेमवर्क, गैप एंड कंसर्न सराउंडिंग AI सर्वेलेंस इन इंडिया एंड हाउ दे इंटरसेक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पर्टिकुलर द राइट टू प्राइवेसी। सो इस आर्टिकल में बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या क्या कंसर्न्स हैं इंडिया में AI सर्वेलेंस से रिलेटेड और क्या लीगल फ्रेमवर्क गैप्स हैं जिसे फुलफिल करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड की भी बातचीत की जाएगी, मेनली चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। द तेलंगाना पुलिस डेटा ब्रीच अर्लियर दिस ईयर रिवील्ड डीप रूटेड कंसर्न अबाउट द डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हैदराबाद पुलिस had access to databases from social welfare scheme including Samagra Vedika, raising question about the scope of data being collected and the lack of transparency regarding its यूज़। सो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। रिसेंटली जो तेलंगाना पुलिस है वहाँ उनके जो डिपार्टमेंट है वहाँ से डेटा ब्रीच होने की खबर आई है। जो तेलंगाना पुलिस है, हैदराबाद पुलिस, वो एक वेलफेयर स्कीम का डेटा इस्तेमाल कर रही थी। अब वेलफेयर स्कीम का डेटा इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब जनरल आम जनता का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है और आम जनता का डेटा यूज़ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, लेकिन आम लोगों को ये बताया ही नहीं गया है कि आपका डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। उसके बाद वो डेटा ब्रीच हो जा रहा है, वो डेटा लीक भी हो जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सॉरी स्टेट शो कर रहा है कि इंडिया में जो AI पावर्ड इंटेलिजेंस है वो कितना नेसेंट स्टेज पे है, प्लस जो डेटा कलेक्शन हो रहा है उसमें कितनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है और जो डेटा कलेक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबली नहीं किया जा रहा है। सो ये एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जब भी आप कंसर्न्स लिखेंगे आपको एग्जांपल वहाँ पर लिखना होता है। नाउ बात कर लेते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली क्राइम प्रिवेंशन और पब्लिक वेलफेयर सॉल्यूशंस बनाने के लिए ये सर्वेलेंस किया जा रहा है, लेकिन इसके कई सारे इश्यूज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं और लीगल भी हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, दिस प्रैक्टिसेस मस्ट बी मेजर्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी एज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट एक्सटेंडिंग इट्स स्कोप टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। सो यहाँ पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस होता है तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस पुट्टास्वामी केस में क्लियरली कहा था कि लोगों के जो राइट टू प्राइवेसी है उसका कहीं वायलेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वेलफेयर करने के लिए आप डेटा ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी में जो है इसका यूज़ होना चाहिए। वेलफेयर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ही आप जो है डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूछ करके। कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कंसेंट के आप डेटा ले भी नहीं सकते, कलेक्ट भी नहीं कर सकते। सो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल यहाँ पर जो है डिफाइन किया था केएस पुट्टास्वामी केस में, तो उसी का यहाँ पर वायलेशन हो सकता है क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है इस डेटा का। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि किस तरीके से वेलफेयर स्कीम का डेटा पुलिस वाले ले रहे हैं और विदाउट नोटिफाइंग द कॉमन पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन। नेक्स्ट क्या है?
The extent of surveillance infrastructure in India currently lacks proportional safeguard, leading to legitimate concern about the implication of AI-driven data collection. ठीक है, तो जो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है. क्यों नहीं है? ऑब्वियसली सरकार इतना पैसा खर्चा नहीं कर रही, डेटा तो कलेक्ट कर रही, लेकिन डेटा ब्रीच होने से बचाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो सरकार के पास नहीं है. तो दूसरा हमारा कंसर्न ये हो जाएगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आप डेटा लिए जा रहे हैं, तो पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए. नेक्स्ट है द DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, passed in 2023 was meant to provide a framework for managing consent and ensuring accountability for data privacy in India. So DPDP एक्ट लाया गया था सरकार के द्वारा 2023 में, जिसका मेन जो फोकस था वो ये था कि जो भी डेटा लोगों से लिया जा रहा है उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है और डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए था. हाउएवर द लॉ हैज़ बीन हेविली क्रिटिसाइज फॉर ब्रॉड एग्जम्पशन दैट ग्रांट द गवर्नमेंट अनचेक पावर टू प्रोसेस पर्सनल डेटा. लेकिन इस ये DPDP एक्ट है, इसमें बहुत सारे एग्जम्पशन दे के रखे, बहुत ज़्यादा, जिसमें सरकार आराम से किसी का भी डेटा ले सकती है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस देख लेते हैं, सेक्शन 7G ऑफ द DPDP एक्ट वेव्स द नीड फॉर कंसेंट व्हेन द प्रोसेसिंग डेटा फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक. सो एपिडेमिक के समय में जो भी डेटा लिया जा रहा है उसके लिए सरकार को कंसेंट नहीं लगेगी. नेक्स्ट सेक्शन 7I फर्दर एग्जम्प्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम कंसेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा जब भी लेना होगा तो सरकार को किसी भी तरह की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है. अब इन्हीं एग्जम्पशंस का यूज़ करके सरकार इनडिस्क्रिमिनेट डेटा यूज़ कर सकती है. सो दिस एग्जम्पशन रेज रेड फ्लैग अबाउट द पोटेंशियल फॉर मिसयूज, स्पेशली व्हेन अप्लाइड टू AI पावर्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज दैट ऑपरेट ऑन वास्ट क्वांटिटी ऑफ पर्सनल डेटा. सो कहीं ना कहीं ये जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें भी कई सारे एग्जम्पशन और कई सारे गैप हैं. तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है अगर हम AI पावर्ड सर्वेलेंस करते हैं. तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा. मोर ओवर द DPDP एक्ट introduce obligation for citizen that could further exacerbate privacy concern. Section 15C mandates that citizen not to suppress any material information when submitting personal data. So आप लोगों का एग्जाम्पशन तो है ही, और उसके साथ साथ DPDP एक्ट में ये भी कहा गया है कि भाई आप जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं सकते, अगर छुपाएंगे तो आपको जो है पनिश किया जा सकता है. बेसिकली डेटा एक्यूरेसी के लिए ये प्रोविज़न डाला गया है जो कि अच्छा इंटेंशन है, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि जितना भी हम डेटा दे रहे हैं सरकार उस डेटा को संभाल ना पाए, डेटा लीक हो जाए, तो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, स्पेशली जब AI पावर्ड सर्वेलेंस हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो मशीन है कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रही है और ह्यूमन की जो ओवरसाइट है इस मशीन पे वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, रेगुलेशन कम होते जा रहे हैं, रेगुलेशन का फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वो हमें इंटरनेट में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऐप है उसमें आपको डेटा यूसेज में समझ में आता होगा किस तरीके से डीप फेक्स आ रहे हैं और किस तरीके से फ्रॉड बढ़ रहे हैं, और सरकार और ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही है. सो ये आपके कुछ कंसर्न्स हो जाएंगे. अब वेस्ट की अप्रोच देख लेते हैं कि वेस्ट की अप्रोच क्या है. सो वेस्ट की अप्रोच देखने से पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा. द लीगल फ्रेमवर्क अपीयर्स अनबैलेंस स्क्यूड इन फेवर ऑफ स्टेट सर्वेलेंस ओवर इंडिविजुअल राइट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना. अगर आप जो है सिंपली पॉइंट लिखना चाहें तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में अनबैलेंस दिखाई पड़ता है, जो कि सरकार के पक्ष में ज़्यादा है, इंडिविजुअल राइट्स के अगेंस्ट में देखने को मिलता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. नाउ वेस्ट अप्रोच की बात करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो है इसका यूज़ किया जा रहा है. फेशियल रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में किया जा रहा है. सो उनकी क्या अप्रोच है वो देख लेते हैं. यूरोपियन यूनियन हैज़ एनेक्टेड रेगुलेशन दैट कुड सर्व एज अ यूजफुल गाइड फॉर इंडिया. यूरोपियन यूनियन ने एक रेगुलेशन बनाया है जिसके थ्रू वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए इंडिया को अच्छा गाइड कर सकता है, इंडिया उससे सीख सकता है. EU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट takes a risk-based approach to AI activities, categorizing them into unacceptable, high, ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमल रिस्क लेवल. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्ट है EU का उसने जो है रिस्क बेस्ड अप्रोच रखा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी एक्टिविटी है उसे 4 चीज़ों में डिवाइड किया, 4 कैटेगरीज में, और अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रेगुलेशन है. जैसे कि जहाँ पर जो कैटेगरी अनएक्सेप्टेबल है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिविटी, उसमें होगी ही नहीं यूरोपियन यूनियन में. जहाँ हाई रिस्क है वहाँ पर कड़ी जो है रेगुलेशन होगा. कुछ ऐसा है जो लो रिस्क वाला है, कुछ मीडियम रिस्क वाला है. इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइजेशन
क्लासिफिकेशन किया गया है एआई की एक्टिविटीज़ को। अनएक्सेप्टेबल रिस्क एक्टिविटीज सच एज रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर लॉ एनफोर्समेंट आर प्रोहिबिटेड अंडर EU law unless exception applies, such as searching for victims of serious crime or responding to imminent threat. So यूरोपियन यूनियन में जो सर्वेलेंस है वो पॉसिबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटी है, लेकिन कुछ एग्जम्पशंस दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सीरियस क्राइम हुआ है जिसमें विक्टिम की खोज करनी है, तब जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ऐसे कुछ टेररिस्ट वाले थ्रेट हो या फिर इमिनेंट थ्रेट हो कंट्री के लिए। इसी जो है स्थिति में रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है या फिर AI बेस्ड सर्वेलेंस किया जा सकता है। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, इंडिया हैज़ बिगन डिप्लॉइंग AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड CCTV सर्वेलेंस इन पब्लिक स्पेसेस विथ लिटिल टू नो लेजिस्लेटिव डिबेट और रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एंड हैदराबाद हैव इंटीग्रेटेड AI into policing without any publicly available guidelines on how data is collected, processed or stored or how potential abuses of the technology will be prevented. So इंडिया में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, सरकार आराम से लोगों का डेटा इस्तेमाल कर रही है, ना कोई गाइडलाइंस है, ना बताया जा रहा है कि भाई डेटा कैसे कलेक्ट होगा, प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, और ना ही ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे दिल्ली और हैदराबाद में आपने देखा ही। एज ऑफ नाउ AI रिमेन्स लार्जली अनरेगुलेटेड इन इंडिया। तो बाय एंड लार्ज देखें तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो अनरेगुलेटेड है। सरकार ने ज़रूर कहा था कि डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक के उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया है, अभी उस पर डिस्कशन भी शुरू नहीं हुआ है। एक्ट तो पता नहीं कब आएगा, 2022 में लाने की बात कही जा रही थी। तो ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया जो है बहुत पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन में। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ चैलेंजेस हो जाएंगे ना। अब बात कर लेते हैं कि क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड तो इम्पॉर्टेंट होगा। सो देख लेते हैं। It is not the use of AI in governance itself that is problematic, but rather its unchecked application without sufficient safeguards. Obviously ये हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूसेज गवर्नेंस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अनचेक्ड यूसेज प्रॉब्लम है, अनरेगुलेटेड यूसेज प्रॉब्लम है। जब तक कि रेगुलेशन नहीं होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट एड्रेसेस AI इम्प्लीकेशन फॉर सिविल लिबर्टीज इज अर्जेंटली नीडेड। सो हमें क्या ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एज इट इज़ लिखना है इस लाइन को, ठीक, जो कि सिविल लिबर्टीज़ को सरकार लोगों की प्रोटेक्ट कर सके, इस तरह का एक लॉ लाने की ज़रूरत है। Framework must ensure consent gathering mechanism have narrow and specific exemptions for processing data with independent and effective judicial oversight। तो फ्रेमवर्क होगा, उसमें सबसे पहले तो कंसेंट गैदरिंग मैकेनिज्म होगी, किस तरीके से कंसेंट ली जाएगी। दूसरा, एग्जाम्पशंस बहुत कम होने चाहिए डेटा प्रोसेस करने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एग्जाम्पशन हो जाए। और साथ में अगर किसी भी तरह का डेटा ब्रीच होता है तो जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव जुडिशियल ओवरसाइट। मतलब एक ट्रिब्यूनल अलग से बना के दो जहां पर लोगों के डेटा प्राइवेसी ब्रीच होने के कंसर्न्स को रिजॉल्व किया जा सके। सो ये हमारा पॉइंट 2 हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क पहले होना चाहिए, फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम अडॉप्टिंग अ रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच सच एज EU विच कैटेगराइज ए एक्टिविटी बेस्ड ऑन द रिस्क दे पोज टू द सिटीजन्स राइट। थर्ड आप लिख सकते हैं कि इंडिया भी EU मॉडल को अपना सकता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच को अपना सकता है। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। नाउ आपका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, ये आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, है ना, समझाने का कुछ नहीं है। क्या है देख लेते हैं फिर भी। वाइल इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नेंस ऑफर इमेंस पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसे लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नेंस में इंटीग्रेट तो करने से बहुत फायदा होगा, इमेंस पोटेंशियल है, बट इट मस्ट बी बैलेंस अगेंस्ट सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पर इसको सिटीजन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके साथ बैलेंस करना ज़रूरी है, बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेंट मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स एंड जुडिशियल ओवरसाइट एट रेलिवेंट स्टेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट कैन अवॉइड कॉस्टली रेट्रोफिट्स एंड रिस्ट्रेनिंग। सो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर कंसेंट मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और जुडिशियल ओवरसाइट। ये तीनों चीज़ें हो जाएगी तो ओवरऑल जो AI है वो रेगुलेट हो जाएगा, ठीक। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, बाकी एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्स के थ्रू इंश्योर किए गए हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, अभी भी आपको 2025 में भी रिपीट हो सकता है, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं बच्चे उनके लिए तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्यों आया है ये आर्टिकल। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी राइट, द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड linguistic minorities on December 18, 1992. This date is celebrated as Minority Right Day all over the world. So आज 18 दिसंबर है और आज पूरे विश्व में माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था और उस दिन एक डिक्लेरेशन को जो है अडॉप्ट किया गया था, इसलिए जो है माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसलिए ये आर्टिकल आया है। माइनॉरिटी राइट्स आर एसेंशियल इन डेमोक्रेटिक polity because as Franklin Roosevelt reminds us, no democracy can long survive which do not accept as fundamental to its very existence the recognition of rights of minority. So कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जो कि सर्वाइव कर पाए अगर वो माइनॉरिटी के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। ये लाइनें आपको लिखनी है, ये सारी की सारी लाइनें ऐसे में, एथिक्स में काम आती है, और जो बड़े आर्टिकल्स आते हैं वो ऐसे नुमा आर्टिकल्स आते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें जो कोट की होती है उसे आपको लिखना होगा अपने नोट्स में ताकि आप उसे यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या मतलब है ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने का इतने बड़े बड़े। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ माइनॉरिटी राइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1867 में आर्टिकल 19 के थ्रू एक्नॉलेज किया था इथनिक माइनॉरिटीज़ को और उनको एब्सोल्यूट राइट दिया गया था। फिर हंगरी में भी इसी तरह की चीज़ देखने को मिली। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1874 में इसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। सो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में, वहाँ पर सबसे पहले माइनॉरिटी राइट रिकॉग्नाइज किया गया। उसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 27 है जिसमें क्लियर कर दिया है एवरी इंडिविजुअल अ राइट gives every individual a right to community, that is the right to enjoy their own culture and to participate in cultural forum, association, etc. So यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी माइनॉरिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी उसमें भी माइनॉरिटी राइट को लेकर के काफ़ी डिबेट हुई थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यार, इसको पढ़ लेना, इसको नोट्स भी बना लेना। मैं एक बार बस बता देता हूँ, जो जीबी पंत हैं उन्होंने एक रिजोल्यूशन जो है मूव किया था टू सेट अप एन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये भी कहा था अनलेस द माइनॉरिटीज आर फुली सेटिस्फाइड वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, वी कैन नॉट इवन मेंटेन पीस इन एन अनडिस्टर्ब मैनर। सो ये लाइनें आप लिख सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोट कर सकते हैं इसे कहीं भी। द कमिटी हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्जामाइंड द इशू ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 to 30 वर एनेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25 से 30 वाले जो आर्टिकल हैं मेनली वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। सो क्या रैशनल था ये माइनॉरिटी राइट्स देने का, पहले वो देख लेते हैं। क्या रीज़न था कि माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, है ना, जहाँ पर मैक्सिमम देखें तो हिंदूज़ हैं, 80% हिंदूज़ हैं और माइनॉरिटीज़ ऑलमोस्ट 19% के अराउंड है। सो यहाँ पर यह एक्सेप्ट किया गया कि इंडिया एक हेट्रोजेनस कंट्री है और हर पर्सन के अलग अलग कल्चर हो सकते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी इज़ द रैशनल बिहाइंड माइनॉरिटी राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, यही मेन रीज़न था जिसके कारण माइनॉरिटी को राइट्स दिए गए। द इंडिविजुअलिस्टिक राइट अंडर आर्टिकल 14 to 18, फ्री स्पीच एंड 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर नॉट इनफ for
द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर विच कम्स अंडर द आर्टिकल 29। अलग से जो है एक आर्टिकल 29 बनाया गया जिसमें कहा गया कि भाई जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसे प्रिजर्व किया जा सकता है। इंडिविजुअल राइट्स दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद भी एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 29 ऐड किया गया। सो इससे हमें समझ में आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर्स थे उनके दिमाग में कितना क्लियर आइडिया था माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने का। रिसेंटली a 7-judge bench in Aligarh Muslim University 2024 in unequivocal term described Article 30 as a facet of equality and non-discrimination। ये सारी लाइनें यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज़ करना है मेंस के आंसर में। जो रिसेंटली 7 जज की बेंच बनी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जजमेंट आया था, उस केस में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 30 क्या है, इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का फैसेट है। 9 जज बेंच in St. Xavier College Society 2 had observed that the whole object of conferring the right on minority under Article 30 is to ensure that there will be equality between majority and minority। So main जो पर्पस है आर्टिकल 30 बनाने का वो यही है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इक्वलिटी हो सके, इसलिए आर्टिकल 30 बनाया गया है। केशवानंद भारती में आर्टिकल 30 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है, विच इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नाउ बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में माइनॉरिटी राइट्स हैं क्या क्या। माइनॉरिटी जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में 4 जगह इस्तेमाल किया गया है लेकिन कहीं पर भी इसे डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो स्टेट लेवल पर डिफाइन होगी। इसका मतलब कहीं हिंदूज़ भी माइनॉरिटी में हो सकते हैं, कहीं मुस्लिम हो सकते हैं, कहीं अलग रिलीजन वाले भी माइनॉरिटीज़ में हो सकते हैं। जैसे कि हिंदूज़ माइनॉरिटी में हैं पंजाब में, कश्मीर में, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो उन्हें भी माइनॉरिटी जो राइट्स होंगे वो दिए जाएंगे। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू हैव माइनॉरिटी राइट्स। देयर आर 100 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सो ये एक तरीके से इंश्योर हो रहा है कि कोई भी माइनॉरिटी में हो सकता है स्टेट लेवल पर। इसके अलावा आर्टिकल 29 लेज डाउन एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। सो आर्टिकल 29 में लैंग्वेज, कल्चर को प्रिजर्व करने की बात की गई है। इसके 2 डायमेंशन यार बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो इसने कंसीड किया है कि डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि एक ही कल्चर हो। सो हेट्रोजेनिटी को, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कल्चर की ज़्यादातर बात की गई है। सेकेंडली, द राइट टू कल्चर इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक राइट, दैट इज इंडिविजुअल हैव बीन गिवन द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर। यहाँ पर ग्रुप की बात तो की ही गई है, उसके साथ साथ इंडिविजुअल के पास भी राइट है, मतलब एक इंसान भी है, एक अकेला आदमी भी, वो भी अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, ग्रुप होने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल 29 का रैशनले है। ये आर्टिकल 29 को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये दोनों फर्स्ट एक्सप्लेनेशन और सेकंड एक्सप्लेनेशन दोनों दिया जा सकता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में। बहुत अच्छा ये आपका क्वेश्चन बनेगा। बहुत लोग शायद ना भी कर पाएँ, है ना। ग्रुप और इंडिविजुअलिस्टिक राइट में हो सकता है कंफ्यूज भी कर जाए। इसके अलावा जो आर्टिकल 30 है वो भी माइनॉरिटी राइट है। guarantee that all religious and linguistic minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। so जो linguistic minority, religious minority है, दोनों ही minority अपने अनुसार, अपने चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 30 जो है जिसमें चॉइस वर्ड दिया हुआ है और minorities can expand their choice as much as they want। The court also said the term educational institution include universities। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1957 के जजमेंट में केरला एजुकेशन बिल जो आया था उससे रिलेटेड एक जजमेंट था, उसमें कहा कि भाई जो चॉइस है
वो एक्सपांड की जा सकती है। दूसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड होगी। द कोर्ट ऑल्सो हैव बीन कंसिस्टेंट इन एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन इन केसेस लाइक एस.के. पैट्रो, सेंट स्टीफन्स एंड अजीज़ भाषा और रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। मतलब माइनॉरिटी राइट्स तो बाद में मिले, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन आज़ादी के पहले बनाए गए थे उन्हें भी माइनॉरिटी स्टेटस बाद में दिया जा चुका है। रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। ये भी कहा गया कि भाई नेशनल कैरेक्टर ज़रूर है, नेशनल इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है, इसलिए इसे माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। इसके अलावा और माइनॉरिटी राइट्स क्या क्या है? आर्टिकल 350 में दिया हुआ है कि प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन है वो मदर टंग में हो सकता है, इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। आर्टिकल 350 में दिया है कि जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। और their religion based personal laws have been constitutionally protected. For example, the customary law of नागास, नागास के जो कस्टमरी लॉ है उसे भी प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 371A, B, C, इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ के कस्टम को प्रिजर्व किया गया है। सो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं माइनॉरिटी को। इसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसे भी बनाया गया है और ये सारे के सारे माइनॉरिटीज़ के जो इशू हैं उसे डील कर रहे हैं। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइट्स हो जाएंगे जो माइनॉरिटी को दिए गए हैं। सम अप करें तो 29, 30, 350A, 350B और फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सारे की सारी बॉडीज़ हैं। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं वो भी आई हैं जिसके थ्रू जो इस माइनॉरिटी के राइट्स हैं उसे एक्सपांड किया गया है। नाउ बात कर लेते हैं डिफाइनिंग माइनॉरिटी। ठीक, TMA पाई फाउंडेशन 2002 जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, माइनॉरिटी से रिलेटेड ये जजमेंट था। इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 11 जज की बेंच थी, इसमें एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया था। वो क्वेश्चन ये था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट आया है जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा ये जजमेंट लिखा गया था और काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था। बहुत बड़ा इशू इसने रिजॉल्व कर दिया। इसने बताया कि किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को कि ये माइनॉरिटी है या नहीं है, एग्जामाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि पर्सन टेकिंग द इनिशिएटिव मस्ट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। कभी भी बना हो, जब जेनेसिस के समय में जो पर्सन है वो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, उसी ने अगर सारी भागदौड़ करी है इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, तो फिर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। हिज इंटेंट must be found an institution predominantly for minority community and other factors to be considered would be the collection of funds, getting land, construction of building and government approval. So जो पर्सन है जो सारा इनिशिएटिव ले रहा है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को मतलब कैसे आप पता करेंगे? मान लो 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले किसी ने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, तो हमें कैसे पता चलेगा वो माइनॉरिटी कैरेक्टर को या माइनॉरिटी कैरेक्टर है या माइनॉरिटी को बेनिफिट देना चाहता है? तो हम देखेंगे कि किसने उसके लिए लैंड दी है, किसने फ़ंड इकट्ठे किए, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। ये सारी चीज़ें जब देखी जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि यार हाँ, एक्चुअल में माइनॉरिटीज़ के लिए या माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट पहुँचाने के लिए इंस्टीट्यूशन को बनाया गया होगा और इसी बेसिस पे AMU को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। It is not necessary that administration must be vested within the minority themselves. ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में माइनॉरिटी होना ज़रूरी है। जब जेनेसिस हो रहा था उस समय अगर इंटेंशन है कि माइनॉरिटी को बेनिफिट मिले तो भी उसे माइनॉरिटी कैरेक्टर बताया या दिया जा सकता है। राइट टू एडमिनिस्टर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। दो देयर इज़ नो राइट टू गेट गवर्नमेंटल एड, Article 32 explicitly says that the state cannot discriminate against a minority institution while granting aid. So, आर्टिकल 32 में क्लियर कट ये कहा गया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन को सरकार एड भी दे रही है तो ऐसा नहीं है कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया जाए। जैसे AMU है,
उसे सरकार की फंडिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर को हम रिमूव कर दें। ये आर्टिकल 32 में एक्सप्लिसिटली लिखा भी हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कट कह दिया है कि माइनॉरिटीज़ जो इंस्टीट्यूशन है उसको ऑटोनॉमी तो दी जा रही है, पर अगर किसी भी तरह का मैल एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उस इंस्टीट्यूशन पर सरकार जो है कड़े स्टेप्स उठा सकती है ना, कि वहाँ का जो माइल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या फिर वहाँ पर सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचिंग नहीं हो रही है और एक्सीलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंश्योर नहीं हो रहा है, तो सरकार जो है क्या कर सकती है, कड़े कदम उठा सकती है ऑब्वियसली। सो द गवर्नमेंट कैन कम अप विद रीजनेबल रेगुलेशन टू इंसिस्ट ऑन प्रॉपर सेफगार्ड अगेंस्ट मैल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन फेयर स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड एंश्योर एक्सीलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। माइनॉरिटी डिफाइन कर दी गई है, यहाँ पर डेफिनेशन है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट मिल रही है सरकार के द्वारा तो भी उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार चाहे तो सेफगार्ड जो है उसके सेफगार्ड एक्ट बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है कंप्लीट ऑटोनॉमी देने की जगह, जिसके थ्रू टीचिंग स्टैंडर्ड इंश्योर हो सके। ये आर्टिकल कंप्लीट हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।